डॉक्टर ने अनन्या को तुरंत दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया। रागिनी ने जब डॉक्टर को वो इंजेक्शन लगाते हुए देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। दरअसल उसे ये याद आ गया था कि पिछली रात वसुंधरा के हाथ में भी सेम वैसा ही इंजेक्शन था और जब उसने वसुंधरा की तरफ देखा तो वो घबरा गई थी। रागिनी बड़े ध्यान से वसुंधरा की ओर देखने लगी। इस वक्त भी उसके चेहरे पर अनन्या के होश में आने की खुशी के बजाय अजीब सी घबराहट और डर के भाव दिख रहे थे। रागिनी को ये सब देखकर अजीब लग रहा था। वो सोचने लगी, कहीं अनन्या की इस हालत के लिए आरव जी की माँ और ये डॉक्टर अस्थाना तो जिम्मेदार नहीं है। रागिनी को पहले भी वसुंधरा पर थोड़ा सा संदेह था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वसुंधरा ये सब करेगी क्यों। डॉक्टर के जाने के बाद घर के सब लोग फिर से योगिता की गोद भराई के कार्यक्रम में बिजी हो गए। वसुंधरा के कहने पर आरव और योगिता एक साथ पूजा में बैठे हुए थे। एक तरफ योगिता की गोद भराई का कार्यक्रम चलने लगा और दूसरी तरफ रागिनी घर से जाने की तैयारी में जुट गई। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वसुंधरा का ख्याल ही चल रहा था। इस बारे में काफी देर तक सोचने समझने के बाद रागिनी ने घर से जाने के पहले आरव के पास मैसेज ड्रॉप कर दिया। आरव जी, मैं अब इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। जाने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। आरव ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आरव तुरंत ही उठकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वहां बैठे सब लोग चकित होकर आरव की ओर देखने लगे। आरव, क्या हुआ? योगिता घबरा कर आरव की ओर देखने लगी। कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ। आरव वहां से बाहर निकल गया। तुम कहाँ जा रही हो? आरव रागिनी की आंखों में देखते हुए बोला और फिर उसके हाथ से बैग लेकर अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं आरव, मेरा अब यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, रागिनी ने भावुक होते हुए कहा। आरव ने रागिनी का बैग जमीन पर छोड़ दिया और फिर वो रागिनी की ओर देखते हुए बोला, क्यों ठीक नहीं है? आरव जी, आप खुद सोचिए, क्या मेरा यहाँ पर रहना ठीक है? रागिनी ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए आरव से पूछा। आरव कुछ देर के लिए वहीं खड़े होकर सोचता रहा। वो भी अब तक काफी इमोशनल हो गया था। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है। रागिनी ने अपना सिर हिला दिया और फिर आरव की ओर देखते हुए बोली, जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलो। आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करके रागिनी की ओर देखा। इसके बाद रागिनी ने आरव को वसुंधरा और डॉक्टर अस्थाना के बारे में वो सब कुछ बता दिया जिस पर उसे संदेह था। उसने आरव को इंजेक्शन वाली बात भी बता दी। आरव ने बड़े ध्यान से रागिनी की सारी बातें सुनी। उसे भी उन लोगों के ऊपर थोड़ा संदेह होने लगा था। वैसे भी आरव ये जानता था कि वसुंधरा अनन्या से ठीक तरह से व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए उसे रागिनी की बातों पर और जल्दी यकीन हो गया था। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देता हूँ और यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आरव ने बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए जवाब दिया। रागिनी अपनी नम आंखों को छुपाते हुए यहाँ से निकल गई। रागिनी के कमरे से निकलते ही आरव ने अपने ऑफिस मैनेजर रितेश को कॉल करके रागिनी के रहने का इंतजाम करने के लिए कहा और फिर वो वापस से गोद भराई रस्म की पूजा में जाकर बैठ गया। योगिता और वसुंधरा आरव को वापस यहाँ देखकर काफी खुश हुए। आरव भी उन लोगों के आगे ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। रागिनी के वहां से चले जाने के बाद योगिता और वसुंधरा बेहद खुश नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि गोद भराई के समय ही वसुंधरा ने सभी मेहमानों को जल्द ही आरव और योगिता की शादी होने की भी खबर दे दी थी। शादी की खबर सुनकर तो योगिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जबकि इस बात पर भी आरव का रिएक्शन बिल्कुल न्यूट्रल था, मानो अब उसे किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उधर सूरज बघेल चुपचाप
चुपचाप जेल में बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक सिपाही उसके पास आकर खड़ा हो गया। सूरज ने अपना सिर उठाकर देखा तो वो सिपाही बोला, चलो बाहर निकलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। सूरज बघेल असमंजस भरी नजरों से उस सिपाही की ओर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेल करवाने कौन आ सकता है। किसने करवाई मेरी बेल? सूरज ने सिपाही की ओर देखते हुए सवाल किया। चलो भाई, बाहर चलकर खुद ही मिल लो उससे, सिपाही ने जवाब दिया और फिर सूरज के जेल का दरवाजा उसने खोल दिया। सूरज जब जेल से बाहर निकल कर आया तो उसने देखा कि वहां पर विकी खड़ा था। विकी के साथ ही वहां पर कुछ वकील भी खड़े थे। सूरज को देखते ही विकी दौड़कर उसके करीब पहुंच गया। भाइयों मैं आ गया ना, मैंने थारे से कहा था ना कि मैं थारे को जेल से निकलवा कर जरूर लाऊंगा। विकी ने आगे बढ़कर सूरज को अपने गले से लगाते हुए कहा। सूरज ने भी विकी को अपने गले से लगाया और फिर उससे बोला, बाहर चले भाई, आज दोनों भाई बैठकर बातें करेंगे। इसके बाद सूरज और विकी एक साथ शहर के एक बार में पहुंच गए। वहां दोनों ने मिलकर खूब पीना शुरू कर दिया। भाई मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। कौन सा एहसान? मैंने तो कोई एहसान न किया भाया, मैंने तो बस अपना काम किया है। मैंने जो भी किया है वो समझ लो सिर्फ अपने लिए किया है। नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज में विकी बोला, अपने लिए? मतलब यो भाई कि अब मैंने मेवाड़ इंडस्ट्रीज का मालिक बनना है और जे आरव को यहाँ से इतना दूर भेज देना है कि जे ना तो यहाँ कंपनी में नजर आए और ना जयपुर मारे घर पे दिखाई पड़े। विकी ने बेहद गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। इसके साथ ही उसने अपने सामने रखा हुआ वाइन का ग्लास एक घूंट में खाली कर दिया। चिंता मत करो भाई, उस आरव की वजह से मुझे जितनी तकलीफ हुई है उतनी किसी को ना हुई होगी। और ये साला जितना बड़ा मेरा दुश्मन है उतना बड़ा दुश्मन ये किसी का ना होगा। सूरज की भी आंखें अब बिल्कुल लाल हो चुकी थी। नशे के मारे कांपते हाथों से उसने अपने सामने पड़ा शराब का गिलास उठाकर एक घूंट में उस गिलास को खत्म कर दिया। आरव सिंह मेवाड़ का तो मैं ये हाल करूंगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा। पहले तो मैं उसे जेल में सड़ा के मारूंगा। जेल में रहते रहते उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि फिर जब वो वहां से बाहर निकलेगा तो फिर सड़क पर उसे मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी। उसने पूरे ऑफिस के सामने मेरी बेइज्जती किया ना, मैं पूरे शहर के सामने उसकी इज्जत उतारूंगा। जय बात भाइयों, कुछ भी करो इस आरव का, मैं थारे साथ हूँ। बस किसी भी तरह से मैंने इस कंपनी का मालिक बनना है। विकी ने बेहद खुश होते हुए सूरज के हाथ पर ताली दे मारी और फिर बोतल का ढक्कन खोलते हुए बोला, इसी बात पर दोनों भाई दो पैग और लगावेंगे। सूरज और विकी एक दूसरे के साथ बैठकर काफी देर तक ड्रिंक करते रहे। इधर अगले दिन ऑफिस में पहुंचते ही आरव ने अपने मैनेजर रितेश को अपने कैबिन में बुला लिया। रितेश, मुझे डॉक्टर अस्थाना की सारी डिटेल्स चाहिए, आरव ने कुछ सोचते हुए कहा। रितेश ने थोड़ा असमंजस भरी नजरों से देखते हुए पलटकर सवाल किया, कैसी डिटेल सर? डिटेल मतलब उसकी फोन कॉल से लेकर बैंक डिटेल तक। वो किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे उसकी। और उसके बैंक अकाउंट में अगर कहीं से पैसा आया या जा रहा है तो उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। अभी से ही ट्रैक करना शुरू कर दो और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। ओके सर, मैं बहुत जल्दी सारी डिटेल निकाल कर आपको देता हूँ, रितेश ने जवाब दिया और फिर वो वहां से बाहर चला गया। शाम को आरव ऑफिस से बाहर जैसे ही निकला, ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी लाकर गेट के सामने लगा दी। तुम बाहर निकलो गाड़ी से, मैं खुद ड्राइव करूंगा, आरव ने ड्राइवर को इशारा करते हुए कहा। ड्राइवर ने झट से आरव के लिए गाड़ी की ड्राइविंग सीट का डोर ओपन कर दिया। आरव फुल स्पीड में गाड़ी लेकर ऑफिस से निकल गया।
लेकिन उसने गाड़ी को घर की तरफ ले जाने के बजाय तलवार अपार्टमेंट की तरफ मोड़ दिया। मरीन ड्राइव पर मौजूद ये अपार्टमेंट शहर के सबसे आलीशान अपार्टमेंट्स में से एक था। आरव ने गाड़ी को इस अपार्टमेंट की पार्किंग में लगाया और सीधे ही फ्लैट नंबर 902 के गेट पर पहुंच गया। उसने डोरबेल बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उस फ्लैट का दरवाजा खुला, वहां उसके सामने रागिनी खड़ी थी। जी आप यहाँ? कैसा है ये फ्लैट? आरव ने मुस्कुराते हुए रागिनी से सवाल किया। अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, रागिनी ने जवाब दिया। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो अपने पुराने घर में आराम से रह लेती। नहीं, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा नया घर है और अब तुम यहीं रहोगी। आरव ने जवाब दिया। तुमने ये वाली खिड़की नहीं खोली? आरव ने खिड़की पर लगे पर्दे को हटाते हुए सवाल किया। देखो, यहाँ से शहर कितना सुंदर दिखता है और वहाँ उस तरफ से तुमको रोज समंदर में सूरज डूबता हुआ दिखाई देगा। रागिनी चुपचाप आरव की बातें सुनती जा रही थी और फिर कुछ देर के बाद वो बोली, आरव जी, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो ना, क्या हुआ? आरव ने कमरे की दूसरी खिड़की का पर्दा हटाते हुए बेहद बेपरवाही भरे लहजे में सवाल किया। आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? रागिनी का ये सवाल सुनते ही आरव के हाथ और कदम एक साथ थम उठे। उसके पास रागिनी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो अब रागिनी के बारे में इतना क्यों सोचने लगा था। आज तक किसी और लड़की की तो उसने इतनी परवाह नहीं की थी, तो फिर भला रागिनी के लिए वो इतना कुछ कैसे करता जा रहा था? आरव मूर्ति की तरह खड़े होकर रागिनी की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने लंबी सांस छोड़ते हुए कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लग गया। हेलो, हाँ रितेश, बोलो। सर, मैंने आपको कुछ भेजा है, प्लीज आप चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। आरव ने कॉल रखते ही अपना मैसेज चेक किया। फोन की स्क्रीन पर देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बार के लिए तो आरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।